नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट ममता जोशी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आकाशवाणी हाफलॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आज की युवावाणी कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है मिस्टर शौर्य शर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ डीमा हसाओ, और साथ ही वो एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो चलिए जानते हैं उनके एडीसी बनने का सफ़र और साथ ही स्पोर्ट्समैन का भी, ताकि हमारे युवा को इंस्पिरेशन मिल सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में। धन्यवाद ममता। जी सर, पहले हमें आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ बीता, कैसा था, ये सारी बात। एक्चुअली आई वाज बोर्न इन गुवाहाटी एट रेड क्रॉस हॉस्पिटल, और उस वक्त इन दी 80s गुवाहाटी इतना डेवलप नहीं था जैसे आज के टाइम में। ऐसा है कि जो गुवाहाटी के बाहर के लोग हैं उनको एक फैसिनेशन रहता है गुवाहाटी का। तो उस वक्त गुवाहाटी वाज जस्ट लाइक एनी अदर डेवलप्ड टाउन इन असम, लेकिन आज के पैमाने में जितना डेवलप्ड है या जितने बिल्डिंग्स वगैरह है वैसा नहीं था मतलब। तो बचपन में उस वक्त में मोबाइल्स वगैरह नहीं हुआ करता था, तो हमारे कुछ गली फ्रेंड्स रहते थे, मेरे दोस्त रहते थे। तो उनके साथ ऑफ्टन वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और दुर्गा पूजा के टाइम में शूटिंग खेलते थे जी एक बंदूक आता था जो सिर्फ साउंड करता था उसमें। जी। ठीक है। दोस्तों के साथ बहुत बार ऐसा था कि मतलब साइकिल चलाया करते थे मतलब, और साइकिल चलाते मतलब बहुत दूर तक पहुंच जाते थे। और उस टाइम में साइकिल भी जो हुआ करता था मतलब इट वाज नॉट दोज विद गियर्स। मतलब अभी तो साइकिल्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं, जी उस टाइम लिमिटेड था, और गियर्स वाले साइकिल अगर होते भी थे तो आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड इट उस टाइम में। तो बचपन जो है वो काफ़ी मतलब इट वाज अ सेमी रूरल काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे दोस्तों से मिलते थे, भागा दौड़ी करते थे, क्रिकेट खेलते थे। और इनफैक्ट गुवाहाटी वाज बेसिकली ऑक्यूपाइड विद स्वाम्स। तो उसमें क्या था कि कुछ कुछ आपको जानवर या वो भी मिलते थे, इंसेक्ट्स भी मिलते थे। तो वो सब लेडी बग्स वगैरह इंसेक्ट से हम लोग खेला करते थे। फायर फ्लाइज मतलब जुगनूस भी मिलते थे। तो टाइम जो है उस टाइम में बहुत अच्छा बीता, और वो सारे फॉन्ड मेमोरीज है अभी, एंड आई जस्ट होप टू रिलीव देम वंस अगेन। जी सर। तो सर, अभी हमें आपकी पढ़ाई से लेकर एडीसी बनने तक का सफ़र ज़रा शेयर कीजिए। मैंने 10वीं पास किया डिज्नीलैंड हाई स्कूल से। अभी उसका नाम सुदर्शन पब्लिक स्कूल है जी और फिर 11 एंड 12 जो है मैंने एपीजे स्कूल नोएडा से किया, जी और उसमें मेरा कॉमर्स विद मैथमेटिक्स था। फिर मेरा ग्रेजुएशन बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑनर्स में था फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर ठीक ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक्चुअली गुवाहाटी वापस आना पड़ा, और गुवाहाटी में मैंने फिर मास्टर्स किया इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जी और फिर उसके बाद मैंने पीजी डिप्लोमा किया इन मास कॉम एंड जर्नलिज्म, वो कॉटन यूनिवर्सिटी से किया। जी और फिर उसके बाद एक्चुअली फिर एकेडमिक्स के लाइन में कुछ नो फर्दर प्रोग्रेस इन एकेडमिक्स। जी और फिर मैं कोचिंग के लिए एक्चुअली दिल्ली गया था। फिर कोचिंग वहाँ दिल्ली में ऑलमोस्ट 2 साल बिताए। फिर वहाँ से वापस आने के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं साइमल्टेनियसली पढ़ा भी रहा था, और ऊपर से एपीएससी की भी तैयारी चल रही थी साइड बाय साइड। तो आप उसके बीच पढ़ा भी रहे थे? हाँ, मैं पढ़ा भी रहा था। तो बेसिकली बोलते हैं कि टीचिंग इज़ लर्निंग ट्वाइस। जी जी ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा था तो इट वाज काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर मी। तो इसलिए शायद आई वाज एबल टू क्रैक द स्टेट पीसीएस इन माय थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं नहीं कर पाया इसको, और यूपीएससी भी मैंने इन माय सेकेंड अटेम्प्ट आई बेसिकली रोट द मेंस, लेकिन मेरा 13 नंबर से एक्चुअली छूट गया, अनलकी 13। अच्छा। ठीक है, मेरा इंटरव्यू कॉल छूट गया था। तो अगर 13 नंबर आई वुड हैव गॉट ऑल्सो, तो शायद ऐसा होता कि इंटरव्यू बहुत अच्छा करना पड़ता है एंड माई रैंक वुड हैव बीन वेरी लो, बट नेवरदीलेस दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। जी तो फिर थर्ड अटैम्प्ट में इनफैक्ट आई गॉट थ्रू एपीएससी ACS, एंड उसके ठीक कुछ महीने पहले आई इवन जॉइंड एज लाइजन ऑफिसर, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में। तो वो गुवाहाटी में ही था एक्चुअली। यहाँ पे जैसे पूरबी फांगलो मैडम है, जी। तो शी वॉज माई अर्लियर कलीग। पूरबी मैडम जिस पोस्ट में है उसी पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे APSC मिला तो आई जॉइन APSC, और फिर उसके बाद में काफ़ी सारा पोस्टिंग हुआ, एंड इवेंचुअली हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जी सर। तो सर, इस दौरान आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया है?
मतलब चुनौतियाँ तो काफ़ी थी एक्चुअली। क्या हुआ, जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन एक्चुअली जी। इन 2003 मैंने आपको बताया कि मुझे गुवाहाटी वापस आना पड़ा। तो एक्चुअली उस टाइम में मेरे पिताजी जो है ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म और थोड़े से मानसिक तनाव में भी थे। जी। तो उनके देख रेख के लिए एक्चुअली मुझे गुवाहाटी आना पड़ा। और मेरा जो यूपीएससी का सफ़र है, जो मैं सोच के रखा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है दिल्ली में, तो उसमें अड़चने आ गया मतलब। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं गुवाहाटी जैसे ही आया तो उस वक्त मैं अपने पिताजी को छोड़ के नहीं जा सकता था, मतलब इट वाज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। और उस टाइम में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी था कि मतलब चाह के भी नहीं जा सकता और मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस भी नहीं था या कोई गाइड भी नहीं था जो मुझे रास्ता दिखा सके या बता सके कि तुम गुवाहाटी में बैठ के भी ये प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फिर ये सारी चुनौतियाँ थी। और फिर इवेंचुअली मेरे पिताजी का देहांत 2009 में हुआ। तो ऑल दोज ईयर्स 5-6 साल मतलब आई वाज कंटिन्यूसली लुकिंग आफ्टर माय फादर। और अभी सोचता हूँ तो इट वाज नॉट अ चुनौती, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व माय फादर। जी सर। ठीक है, तो वही सब है। फिर इवेंचुअली फिर मैं 2009 ऑन 25 अक्टूबर, मेरे पिताजी का देहांत 22 सितंबर में हुआ था। तो एक महीने बाद आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई यूपीएससी प्रिपरेशन और बस 2 ही अटैम्प्ट्स बचे थे उस टाइम में। जी सर। मुश्किल दिनों में आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? ये सबसे कठिन काम है एक्चुअली, कठिन सवाल भी है। जी। मुश्किल टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं एक्चुअली बचपन से ही थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइन था, इन द सेंस मुझे कुछ चीज़ें, कुछ जीवन के प्रश्न काफ़ी प्रभावित करते थे, जैसे कि व्हाट हैपन्स टू लाइफ आफ्टर डेथ। जी। तो ये सब को लेके मैं काफ़ी भावुक था। तो इवेंचुअली मेरे एक भैया थे हु सर्व्ड एज अ स्पिरिचुअल गुरु इन माय स्कूल टाइम। उनके नाम कौशिक भट्टाचार्य है। जी। तो उनके थ्रू मुझे आध्यात्मिक जो जीवन है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। तो इन सब से मुझे एक चीज़ पता लगा कि जो आज के टाइम में मैं बहुत यकीन के साथ विश्वास करता हूँ कि जो भी होता है मतलब भले के लिए होता है। जी। ठीक है, आप अपने आप का जो परिस्थिति है उसको तो आप नहीं बदल सकते, उससे लड़ सकते हैं, पर हो सकता है आपके थ्रू ना हो या आपके हाथों में ना हो। पर उस टाइम में जब भी मुश्किल हालात है, जब मुश्किल थे, तो आई यूज्ड टू टेक इट एज इट केम। तो सर आपको सरकारी सेवा में आने का विचार कैसे आया? क्या कोई रोल मॉडल आपका? चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, आर्मी या एयरफोर्स में जाऊं, लेकिन फिर सीडीएस या एनडीए की तैयारी कभी हुई नहीं मेरी तरफ से। जी। और घर में भी ऐसा था कि मैं अकेला लड़का था, तो माय मदर वाज ऑलवेज रिलक्टेंट कि तुमको ये नहीं करना है, ठीक है। जी। तो वो एक मतलब सिचुएशन था। इन 2002 ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन एक्चुअली मेरे 2 दोस्त थे जिनके साथ मैंने बहुत कीमती टाइम बिताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग मेस में थे। तो एक के फादर एक्चुअली ही वाज एन एसीएस ऑफिसर, भी वो नहीं रहे। और एक के पिताजी ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर, नॉमिनेटेड आईपीएस। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो उस टाइम में डीआईजी ईस्टर्न रेंज थे, उनका हेड ऑफिस एक्चुअली जोरहाट में था। जी। तो वहाँ गया, वहाँ जाके आई स्टेड फॉर फ्यू डेज़। तो मुझे पुलिस का जो रुतबा है वो काफ़ी ग्लैमरस लगा है इनफैक्ट। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब आई हैव टू बी अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है। और इनफैक्ट मैंने एपीएससी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इट वाज माय 3rd अटैम्प्ट। तो पहले 2 अटैम्प्ट्स में व्हेन आई रोट द मेंस आई गिव माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज एपीएस, नॉट एसीएस। ठीक है। लेकिन हम लोग का एसएमएस में कहावत है, दाताई दिलो विधाताई नहीं दिए। जी, इसका मतलब जो दाता है वो देने से भी विधाता जो है वो हो सकता है ना दे। जी। ठीक है। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे पुलिस फोर्स में होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने यूपीएससी भी जब मतलब एक बार जब मैंने मेंस लिखा आउट ऑफ द 2 अटैम्प्ट्स लेफ्ट, तो उस टाइम में फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने आईपीएस दिया था। हालांकि उस टाइम में हुआ नहीं मेरा। तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। वो जो अंकल है अखिल कुमार नाथ, नाउ ही इज़ रिटायर्ड लॉन्ग टाइम बैक, तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और सेकेंडली इन 2004 आई बिलीव आई मेट वन आईपीएस ऑफिसर, हिज नेम इज़ वी.के. रामीसेट्टी। ठीक है, वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में। एंड ही वाज एन ऑफिसर पार एक्सीलेंस। मतलब उनसे जब मिला जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2003, मुझे लगा कि मुझे और मतलब नौकरी वोकरी नहीं करना, कुछ और लाइन में सोचना है। आफ्टर मीटिंग हिम दैट आई गॉट कन्विंस कि नहीं, मुझे पुलिस में 100% जाना है। मतलब जी। इन दोनों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। जी सर।
तो सर आपने तैयारी कैसे की और साथ ही रिजल्ट आने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, मेरी जो तैयारी का जो फेज़ है, इट एक्चुअली स्टार्टेड वंस आई वेंट टू दिल्ली। 25 अक्टूबर जब मैं दिल्ली गया तो उसके बाद ही एक्चुअली मेरा सीरियस तैयारी शुरू हुआ। मैं दिल्ली में जाके आई एनरोल माई सेल्फ इन खान स्टडी ग्रुप। इट वाज इन हडसन लाइन्स या किंग्सवे कैंप में था, मतलब इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट था, तो मैंने वहाँ पे जीएस की तैयारी की। और फिर मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर दीपज्योति दास, ठीक है, तो उन्होंने साइकोलॉजी की तैयारी की थी, तो साइकोलॉजी वाज आल्सो वन ऑफ माय ऑप्शन। तो उन्होंने वाजीरामन रवि से साइकोलॉजी की तैयारी की थी अंडर अ वेरी रिनाउंड साइकोलॉजी टीचर मुकुल पाठक। तो मुकुल पाठक के अंडर में मैंने तो तैयारी नहीं की, बट आई टुक दी नोट्स ऑफ माय फ्रेंड। फिर मैं उनके साथ मतलब तैयारी किया था साइकोलॉजी के लिए जी। और फिर उसके बाद इन 2012 व्हेन आई फाइनली केम टू गुवाहाटी, तो मैंने आपको बताया कि इट वाज रिवीजन काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी एज आई वाज टीचिंग इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड करियर पॉइंट। तो उस वक्त का जो प्रिपरेशन था प्रॉबली उसी के लिए, मतलब इवेंचुअली आई गॉट थ्रू दी स्टेट पीसीएस इन 2015। जी सर, अब एक एडीसी होने के साथ साथ आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो उसके बारे में और साथ ही आपकी हॉबीज़ के बारे में हमें और अच्छे से बताइए। आई हैड सम बिलीव्स कि मैं अगर शूटिंग करता तो अच्छा शूटर होता। जी। मैं अगर प्लेन चलाता तो बहुत बढ़िया प्लेन चलाता, ठीक है। मैं अगर गाड़ी चलाता F1 रेसिंग, तो मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाता, ठीक है। इस टाइप से मतलब कुछ कुछ वो था, एक बिलीफ सिस्टम था जो मैंने बचपन से ऐसे सोच के रखा था। जी। क्योंकि बचपन में मेरा जो फेवरेट मूवी था, आई वॉज वेरी स्मॉल इनफैक्ट, देयर वॉज अ मूवी बाय द नेम ऑफ हाई रिस्क, ठीक है। वो हो सकता है किसी ने ना सुना हो। इट वॉज अ मूवी ऑफ द लेट 70s या अर्ली 80s। इट वॉज टोटली एन एक्शन मूवी, जी। ठीक है। तो इवन दो आई वॉज अ लिटिल बॉय, मुझे वो मूवी काफ़ी प्रभावित करता था, ठीक है। सेकेंड जो एक मूवी है वो था सुपरमैन, ठीक है। तो सुपरमैन से भी मैं काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे बच्चे होते हैं सुपर हीरोज़ को लेके। जी। जी। तो सुपरमैन भी एक ऐसा मूवी था, क्योंकि उसमें ऐसा था कि ही यूज्ड टू फ्लाई एंड ऑल, तो उससे भी मैं काफ़ी प्रभावित होता था। जी। फिर और एक मूवी था उस टाइम में, एयरपोर्ट 80, ऐसे एक सीरीज़ था, एयरपोर्ट 77, एयरपोर्ट 80, आई थिंक एयरपोर्ट 83, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। तो एयरपोर्ट 80 में जो था उसमें बेसिकली दी स्टोरी वाज अपॉन दी कॉनकॉर्ड। इट वाज दी ओनली सुपरसोनिक, मतलब साउंड की गति से दुगनी चलने वाली ओनली पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और फिर वो कॉनकॉर्ड मूवी फ्लाइंग के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी, मतलब इट्स वेरी एक्साइटिंग टू फ्लाई एंड ऑल। इनफैक्ट सपने में मैं कभी कभार देखता था कि मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है। हम लोग सब देखते हैं ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी प्रभावित करता था बचपन में, लेकिन इनको रियल लाइफ में तब्दील करने में मतलब इट वाज़न्ट ईजी। क्योंकि जैसे होता है कि मान लो अगर मेरे में कुछ ऐसा टैलेंट या कुछ स्किल है, तो उसको तो एक किसी को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो दैट आइडेंटिफाइंग जेंटलमैन और द पर्सन वाज नेवर देयर फॉर मी इन माय लाइफ, ठीक है। तो ऐसा था कि ना ही शूटिंग, ना ही फ्लाइंग, ना ही ड्राइविंग, इन तीनों में कभी भी मुझे कोई मतलब गाइडेंस नहीं मिला। लेकिन मेरी मम्मी मतलब जब मैं छोटा था तो वो गाड़ी सीखती थी, तो उनसे मैं गाड़ी सीखना भी मैंने सीख गया था। जी। मम्मी के साथ ही आपने सीख लिया? हाँ, मतलब मैं देख देख के सीख लिया, ठीक है। तो एक तो ये था कि मुझे F1 ड्राइविंग करनी है, बट F1 इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड उस लाइन में जाने के लिए कोई गाइडेंस नहीं था। जी। जी। और फिर फ्लाइंग ऐसा था कि उसके लिए आपको CPL मतलब फ़िज़िक्स होना पड़ेगा, फ़िज़िक्स एंड मैथ्स। फिर उसके लिए आपको PPL लेना होता है, फिर CPL लेना होता है। तो वो लाइन भी अलग था। वो लाइन एक्चुअली मैंने आई मिस दैट पर्टिकुलर लाइन इन माई 12th। तो फिर क्या था, ओनली थिंग लेफ्ट वाज शूटिंग। अच्छा, शूटिंग में ऐसा था कि शूटिंग मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया इन 2006 बेसिकली। हमारे 2007 में 33rd नेशनल गेम्स था गुवाहाटी में, और उस टाइम के प्रिपरेशन के लिए जो 2006 में बेसिकली देयर वाज अ कैंप दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गुवाहाटी राइफल एसोसिएशन। जी। और उस कैंप में जैसे योगदान किया एंड आई सिलेक्टेड पिस्तौल। इनफैक्ट मैं पहले राइफ़ल में था, और राइफ़ल में जैसे ही मैंने शॉट्स लिया सीखने के बाद, मतलब 1-2 दिन सीखने के बाद, तो शॉट्स बैठ नहीं रहा था मतलब एक जगह में। तो मुझे लगा अरे ये कैसे हो गया। आई ऑलवेज़ बिलीव कि मेरा शूटिंग अच्छा है, तो ग्रुप कहीं और बैठ रहा है। एक्चुअली वो ग्रुप क्लिक देने से वो सेंटर में आ जाता, ठीक है। वो मुझे मालूम नहीं था उस टाइम में। तो मुझे लगा कि साइड में बगल में कुछ लोग पिस्तौल कर रहे, तो उसको आजमा के देखता हूँ।
तो मैं पिस्तौल की तरफ गया, तो वहाँ पे मेरे ग्रुपिंग काफ़ी सही एकदम बीच में बैठ रहे थे, ठीक है, समहाउ। तो मैंने उसी टाइम चुन लिया कि नहीं, मुझे पिस्तौल में ही रहना है, राइफ़ल में नहीं रहना है। दैट पर्टिकुलर कैंप होने के बाद फाइनली जब एक कंपटीशन हुआ, उसी कैंप का ही कंपटीशन है, तो आई केम आउट टॉप। और फिर मुझे इनवाइट किया कि नहीं तुम मतलब जो स्टेट चैम्पियनशिप है अभी वो शिलोंग में हुआ था, बिकॉज शूटिंग रेंज गुवाहाटी में तब बन रहा था, इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो शिलोंग में आओ। तो शिलोंग में जैसे ही आया तो आई स्टूड बेसिकली 5th इन रैंकिंग। हाँ 5th। तो आई वॉज टोटली डिजेक्टेड कि मैं 5th मेरा रैंकिंग, तो व्हाट शुड आई डू। एक्चुअली मेरे पास एक खुद का एक वेपन होना चाहिए, ठीक है। तो पिताजी का एक वेपन था बेसिकली, लाइसेंस वेपन। तो somehow I was able to convince my मतलब फादर, ही wasn't keeping well at that time। मम्मी को भी कन्विंस किया कि नहीं मम्मी, मुझे थोड़ा सा शूटिंग लाइन में थोड़ा सा देखना है। तो फिर उन्होंने अपना वेबलियन स्कॉट बेच के, जो उससे प्रोसीडिंग आया था, उससे मैंने फिर एक एयर पिस्टल ख़रीदा जी। और फिर उस एयर पिस्टल से इमीडिएटली आई कुड नॉट प्रैक्टिस, क्योंकि उस टाइम में मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम भी थे। तो व्हाट आई डिड वाज जस्ट आफ्टर माई मास्टर्स एग्ज़ाम, तो मैंने घर में ही एक रेंज बनाया, मेकशिफ्ट 10 मीटर, और मैंने फिर सुबह 1.5-2 घंटा और शाम को 1.5-2 घंटा ऐसे करके डेली प्रैक्टिस करना शुरू किया। और फिर इवेंचुअली इन दी मंथ ऑफ 12 या 13 जैन को 33rd नेशनल गेम्स का टीम सिलेक्शन था जी। तो उसमें एक मेरे गुरुजी है, अभी भी है मेरे संपर्क में, श्री महिपाल सिंह राठौड़, वो जोधपुर रहते हैं। कैंप में बेसिकली ही ट्राइड टू सिलेक्ट दी टीम। तो उस कैंप में भी मेरा पोजीशन जो था वो 1 नंबर पे था। सो दैट्स हाउ आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकूँ एट दी नेशनल गेम्स, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, शूटिंग में लेवल्स होता है बेसिकली। स्टेट में आपको एक स्कोर अचीव करना होता है, फिर उस टाइम में जोनल नहीं था, उस टाइम में मावलंकर था, ऑल इंडिया जीवी मावलंकर में आपको एक स्कोर अचीव करना होता है, क्वालिफाइंग स्कोर। फिर नेशनल में एक स्कोर अचीव करना होता है। ओनली आफ्टर दैट यू बिकम अ सर्टिफाइड नेशनल रिनाउंड शूटर, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करने से नहीं होगा, मतलब आपको उसमें स्कोर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो फिर फॉर्चुनेटली मैं स्टेट को रिप्रेजेंट किया 33rd नेशनल गेम्स में, बट आई कुड नॉट क्वालिफाई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब 4 पॉइंट से शायद मैं क्वालिफाई नहीं किया था, बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगेन, ठीक है। वो कैसे मैं बताता हूँ। फिर 2007 7th of Feb में नेशनल गेम स्टार्टेड, आई कुड नॉट क्वालिफाई। फिर उसी टाइम में अगस्त के महीने में 2007 में देयर वाज दिस 17th ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैम्पियनशिप, ठीक है। वो काफ़ी प्रेस्टिजियस प्री नेशनल इवेंट्स है, आगरा में हुआ था वो, और मैं आसाम की तरफ से खेलने गया। तो वहाँ बोलते थे कि मावलंकर में जाके कोई क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है जी। तो बहुत टफ रहता है वहाँ पे। हाँ, मतलब कि ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, ठीक है, प्री नेशनल। तो वहाँ पे आई शॉट अ गोल्ड मेडल। आई बिकेम द फर्स्ट शूटर फ्रॉम आसाम इन मे बी इवन परहैप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एज अ सिविलियन हु हैज़ अचीव्ड अ गोल्ड मेडल इन पिस्टल शूटिंग इन 10 मीटर एयर पिस्टल। जब अनाउंस हुआ कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है, तो आई वाज इन दिल्ली, तो आई कुड नॉट कलेक्ट दी मेडल। तो वो मेडल अभी भी है, काफ़ी अच्छा मेडल है, मतलब उस टाइम के काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मेडल है। तो फिर उसके बाद जो नेशनल चैम्पियनशिप था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आई क्वालिफाइड उसमें। और फिर 2008 में आपका कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैम्पियनशिप हुआ था, तो उसमें भी आई पार्टिसिपेटेड। लेकिन उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया उसको, शूटिंग को। क्यों सर? एक्चुअली छोड़ा, मतलब शूटिंग इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। अगर आपका मतलब फिनेंशियल साधन नहीं है तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू अनलेस यू हैव सम स्पॉन्सरशिप फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन या फ्रॉम सम इंडिविजुअल। तो वो मतलब बिना स्पॉन्सरशिप के या बिना फिनेंशियल बैकिंग के शूटिंग करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब। तो मैंने शूटिंग छोड़ दिया। मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू हैव माई ओन स्टैंडिंग फर्स्ट, ठीक है। लाइफ में कुछ एक पोजीशन मिलने के बाद देन आई विल अगेन कम बैक इन शूटिंग, ठीक है। तो फिर शूटिंग का गैप रहा 2008 से अप टिल 2015। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ ACS में, एंड देन मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था एज असिस्टेंट कमिश्नर एट शिवसागर। तो सर्किट हाउस में मैंने एक पैलेट बॉक्स बनाया, उसके 2nd फ्लोर में देयर वाज ओपन स्पेस, तो मैं वहीं पे प्रैक्टिस करता था, ठीक है। और उस टाइम में ऐसा था कि शिवसागर सर्किट हाउस इज़ लोकेटेड इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वो एक तालाब है, जिसको बौरपुखुरी बोलते हैं। तालाब के चारों ओर मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो उसी में ही मतलब एक पोर्शन में आपका सर्किट हाउस था। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो एवरी डे इवनिंग वॉक करते थे, तो मुझे हमेशा बुलाते थे। एक सीनियर है विवेक श्याम सर, तो वो मुझे हमेशा बुलाते थे कि सर क्या कर रहे हो, आ जाओ नीचे आ जाओ, हम लोग चलते हैं। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहाना देता था, ठीक है, दो इट वॉज नॉट करेक्ट, ठीक है। मैं बहाना देता था कि सर आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सर मैं आज थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, सर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके बहाना देता था। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, वो अचानक से आ गए मतलब सर्किट हाउस, ठीक है।
और शाम के टाइम मतलब मैं होल्डिंग कर रहा था रूम में, तो वो चौंक गए मुझे देख के कि ये सब क्या है, तुम ये सब क्या करते हो। तो मैंने कहा कि सर मतलब अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया, एक्चुअली ये मेरा पूरा सीन है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अरे तो साफ साफ बोल लेते हैं, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। मुझे नहीं सर, मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा तो इसलिए। तो 2016 में आई अगेन क्वालिफाइड एट द नेशनल एज अ रिनाउंड शूटर। फिर 2017 में आई क्वालिफाइड फॉर द टीम इंडिया सिलेक्शन ट्रायल्स इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। उसके बाद 2021 में मैंने फिर सेंटर फायर और स्टैंडर्ड पिस्टल की तैयारी की अंडर अर्जुना अवार्डी सत्येंद्र कुमार सर, वो यूपी के हैं। तो उन्होंने सेंटर फायर और स्टैंडर्ड की मुझे 14 डेज़ का एक कोर्स करवाया था जी। फिर उसके बाद से 2022 ऑनवर्ड्स मैं फिर 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में आई बिकेम अ रिनाउंड शूटर। एंड इनफैक्ट 2023 में आई ऑल्सो क्वालिफाइड एज अ टीम इंडिया सिलेक्शन ट्रायल क्वालिफाइड शूटर इन 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट, विच अगेन मैं अकेला एक प्लेयर हूँ जो पूरे नॉर्थ ईस्ट से हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर टीम इंडिया सिलेक्शन ट्रायल्स इन 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल। जी सर। आई ऑल्सो लर्नड हाउ टू फ्लाई। जी। प्रॉपर प्लेन में तो नहीं, बट आई बिकेम अ सर्टिफाइड पायलट इन पैरामोटरिंग। तो वो भी उड़ने का जो सपना था वो भी मोरलेस पूरा हो गया। इनफैक्ट मैं कभी भी चाहूँ तो आई कैन ट्राई माई हैंड्स ऑन एनी पैरामोटर। तो सर आप एक एडीसी है, साथ ही आप एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप युवा को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? युवाओं के लिए देखिए, मेरा अगर कुछ संदेश है, पहली जो चीज़ है वन हैज़ टू बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। मतलब हर युवा को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो ऐसे पौराणिक कथाएं हैं, जी जी, तो उस पर चर्चा होना चाहिए। मतलब ठीक है, वाई आई एम सेइंग, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल जो बुक हो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है विच वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ्स। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा कि मटेरियली एक आदमी बहुत सक्सेसफुल है, मान लो बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन अंदर से ही इज़ नेवर हैप्पी और नेवर सेटिस्फाइड। तो ये जो भौतिक दुनिया है, मतलब ये ऐसा है कि यू कैन नेवर हैव 100% ऑफ हैप्पीनेस, 100% ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, तो उन कमियों को ओवरकम करने के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान जो है वो बहुत ही आवश्यक है। जी सर। तो उससे ये होगा कि युवाएं जो है वो भटकेंगे नहीं, मतलब ठीक है। सेकेंडली मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि युवाओं को दे शुड लर्न टू डिसाइफर और डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड। जो चीज़ खुद के लिए ख़राब हो और दूसरों के लिए ख़राब हो वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। हो सकता है ऐसा चीज़ हो कि जो खुद के लिए अच्छा हो दूसरों के लिए अच्छा ना हो, तो वो दैट इज़ डिबेटेबल। या दूसरों के लिए अच्छा हो खुद के लिए ख़राब हो, दैट इज़ ऑल्सो डिबेटेबल। लेकिन जो चीज़ खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है, तो उसमें तो कुछ भी सोचना नहीं है, उसमें तो आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो अच्छा है जो बुरा है उसमें मतलब डिफरेंसेस को हमेशा परखने की स्किल होना चाहिए। एंड थर्डली, जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य या सपना छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता और कोई भी ड्रीमर छोटा नहीं होता, ठीक है जी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइफ में एक सपना रखे, अच्छा सपना, एक लक्ष्य रखे, और जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो तब तक मतलब चैन की सांस ना ले। जी सर, बहुत ही अच्छी सलाह दी आपने हमारे युवाओं को। मैं उम्मीद करती हूँ आज की बातें सुन के और आपने जो जो अचीव किए हैं आपके जीवन में, उन सब चीज़ों को सुन के भी वो इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच ममता, एंड थैंक यू टू द टीम ऑफ आकाशवाणी हाफलोंग। थैंक यू। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। आपकी दोस्त ममता जोशी फिर मिलेंगी अगले बुधवार सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।